अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ रिकर्जन एल्गोरिथम्स। यह हमारी लेक्चर आउटलाइन है। हम सबसे पहले सम ऑफ एन नंबर्स का एल्गोरिथम को देखेंगे। उसके बाद हम फिबोनाची सीक्वेंस नंबर्स को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे रिकर्जन को यूज करके बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर को कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग गेम की, टावर ऑफ एनॉय, जिसको हम रिकर्जन से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं लेक्चर 12 की। इसमें हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन, हमारे पास वो फंक्शन है जो कि अपने आप को कॉल करता है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी डेफिनेशन के अंदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाना कैसे है, इसके अंदर हमने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि हम बेस केस को ना भूलें, क्योंकि बेस केस हमारे पास रिकर्जन स्टॉपर है। और अगर हम बेस केस को भूल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ रिकर्सिव एल्गोरिथम क्यों ना हो, हमारा जो एल्गोरिथम होगा दैट विल बी इन्फिनिट लूप। ठीक है। और जो है, अगर हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम बनाना है तो हम अपनी प्रॉब्लम को सिमिलर, स्मॉलर, सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और इस तरह जो है हम अपना रिकर्सिव एल्गोरिथम जो है वो बना सकेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो है रिकर्सिव एल्गोरिथम को हम एज एन इटरेटिव एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रिकर्सिव एल्गोरिथम है वो हमारे पास बहुत ही बेहतर होता है, बहुत एलिगेंट होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और इसके अंदर जो कोड, जो साइज ऑफ द कोड होता है वो भी छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास सम ऑफ एन नंबर्स की। सम ऑफ एन नंबर्स बेसिकली एक सिंपल किस्म का तरीका है जिसके अंदर हम एन पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन से लेकर एन तक, किसी भी पॉजिटिव नंबर तक हम उन तमाम वैल्यूज की एडिशन को ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ सकती है। तो इस चीज को हम ग्रीक लेटर सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एक फोर लूप की तरह ही है। यहाँ पर हम आई को हम इंक्रीमेंट, आई जो है हमारे पास चेंज हो रहा है फ्रॉम 1 to n और इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट आवर प्रॉब्लम, एंड दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज adding adding n-1 numbers and then adding n to it। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इस तरह इसको रिकर्सिवली डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम सम ऑफ n-1 नंबर्स की बात करें तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, सम ऑफ n-2 नंबर्स एंड देन एडिंग n-1 टू इट। और इसी तरह हम सम ऑफ n-2 नंबर्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ n-3 नंबर्स एंड एडिंग n-2 टू इट। तो बेसिकली इस तरह जो है हम रिकर्सिवली इसको डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ n नंबर्स को। ऑब्वियसली हमें जो है बेस केस का नहीं भूलना चाहिए। अगर हम n को 1 रखें तो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के से भी हेल्प लेके कि हमारे पास सम ऑफ 1 नंबर जो है बेसिकली 1 आता है। तो ये हमारे पास जो है बेस केस होगा। इस चीज को हम सी प्रोग्राम जो है हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, हमने उसका नाम बेसिकली सम रखा है, इसकी रिटर्न वैल्यू इंट है, जो इनपुट हमारे पास पैरामीटर है दैट इज बेसिकली नम, और इसकी टाइप हमारे पास इंट है। हमने यहाँ पर रिजल्ट एक वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल का रखा है, और हम ये यहाँ पर कहते हैं कि if number is basically equal to 1 then our result is basically equal to 1। तो ये बेसिकली हमारे पास बेस केस है, और ये बेसिकली हमारे पास जो है वो रिकर्सिव पोर्शन है। ठीक है, कि रिजल्ट इज बेसिकली इक्वल टू नम प्लस सम ऑफ सम ऑफ नम माइनस 1। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास रिकर्सिव पोर्शन है इसका। तो इस तरह जो है हम जो एल्गोरिथम, जो हमारा मेन प्रॉब्लम था, उसका हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम बेसिकली लिख लिया है। ठीक है,
अगर हम इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को देखें तो अगर हम मेन फंक्शन के अंदर सम 3 कॉल करें तो हमारे पास जो है ये वाला सम फंक्शन को 3 पैरामीटर के साथ कॉल करेगा मेन फंक्शन। फिर उसके बाद जो है वो सम फंक्शन है जो कि 3 पैरामीटर के साथ कॉल हुआ है वो बेसिकली सम को कॉल करेगा विद पैरामीटर 2। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये कॉल करेगा ये वाला फंक्शन बेसिकली कॉल करेगा सम फंक्शन को विद पैरामीटर 1। ऑब्वियसली जो 1 है बेसिकली हमारे पास बेस केस है, लिहाजा जो इसकी ये 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। और जो है ये वाला फंक्शन हमारे पास 2 पैरामीटर के साथ कॉल हुआ था, लिहाजा जो है ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा इट विल बी 2 + 1 विच इज बेसिकली इक्वल टू 3। ये वाला जो फंक्शन है बेसिकली 3 के पैरामीटर के साथ कॉल हुआ था, लिहाजा ये बेसिकली 3 को 3 में ऐड करके जो कि हमारे पास 6 वैल्यू आएगी वो बेसिकली अपना कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न करेगा और विच बेसिकली इक्वल टू 6। तो बेसिकली इस तरह जो है हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास 2 फेजेस हैं। एक तो हमारे पास एक्सपेंशन फेज है जिसके अंदर हमारे पास स्टैक का साइज हमारा बढ़ता है, और दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन फेज जिसके अंदर हमारे पास स्टैक का साइज कम होता है। वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हमें साफ साफ नजर आ रही हैं। रिकर्सिव calls methods can call themselves obviously but typically with different arguments each time। यहां पर हम जो है वो sum2 जो फंक्शन है बेसिकली ये हमारे पास sum1 फंक्शन को बेसिकली अपने आप को कॉल कर रहा है विद पैरामीटर 1, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये बेस केस है लिहाजा ये सिंपली हम 1 रिटर्न कर देंगे यहां पर। और ये बेसिकली दिस इज अनदर लुक एट द सेम एग्जांपल जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखी थी कि हमारे पास कंट्रोल फ्लो जो है बेसिकली कैसे हो रहा है, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमें क्लियरली जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है हम उसका इटरेटिव वर्जन लिख सकते हैं, और क्लियरली ये हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन का इटरेटिव वर्जन है। ठीक है, और लेकिन ये आप यहां पर भी नोट कर रहे हो कि जो हमारे पास जो साइज ऑफ कोड है बेसिकली इस पर्टिकुलर फंक्शन का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिकर्सिव फंक्शन, और जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है बेसिकली ज्यादा आई मीन मोर एलिगेंट हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास उसका इटरेटिव वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिबोनाची नंबर्स की। फिबोनाची नंबर्स बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास खुद एक रिकर्सिवली डिफाइन हुई सीक्वेंस है। इसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जब हमारे पास हम 0th फिबोनाची नंबर की बात करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं 0 से। जब हम फर्स्ट फिबोनाची नंबर की बात करते हैं तो उसको हम डिफाइन करते हैं 1 से, और उसके बाद बेसिकली हम कहते हैं कि जो नेक्स्ट फिबोनाची नंबर है वो उससे पिछले वाले और उससे पिछले वाले फिबोनाची नंबर का सम है। ठीक है, और इसी तरह जो है हमारे पास उससे अगला वाला जो फिबोनाची नंबर है वो उससे पिछले वाले और उससे पिछले वाले का सम है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ इट गोज ऑन। ठीक है, तो यानी कि ये डिफाइन ही बेसिकली रिकर्सिवली होता है। ये हमारे पास फिबोनाची नंबर्स को बेसिकली देखा गया है कि हमारे पास रियल लाइफ में इन बहुत सारे हमारे पास रियल लाइफ में जो पैटर्न्स हैं वो बेसिकली उनको हम फिबोनाची सीक्वेंस के तौर पे बेसिकली मैच कर सकते हैं, इन सीक्वेंस को बेसिकली फॉलो करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम इनको अगर हमने कोड लिखना है तो ऑब्वियसली यहां पर पीछे कुछ रह नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो है वो इस पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे पास गिवन है। इसको बेसिकली हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिकर्सिव पोर्शन है
वो बेसिकली ये है कि हमने फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करना है। पिछले हमें बेसिकली पिछला फिबोनाची नंबर चाहिए और पिछले से पिछला फिबोनाची नंबर चाहिए। उन दोनों को हम ऐड करेंगे और हमारे पास जो प्रेजेंट फिबोनाची नंबर है बेसिकली वो आ जाएगा। और अगर हम n की वैल्यू जो है बेसिकली 2 से कम है, ठीक है, तो हम जो भी हमारे पास उसकी वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास वी हैव अ स्लाइट प्रॉब्लम ओवर हियर। इसको हम यहां पर ये ठीक कर लेते हैं कि दिस हैज टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये हमारे पास उसका रिकर्सिव कोड है। यहां पर ये उसका रिकर्सिव पोर्शन है और ये बेसिकली उसका बेस केस है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास अगर हम इसको देखें तो अगर हम फिबोनाची 5 को देखें तो ऑब्वियसली उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? वी नीड फिबोनाची 4 एंड वी नीड द वैल्यू ऑफ फिबोनाची 4 एंड द वैल्यू ऑफ फिबोनाची 3 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिबोनाची 5, ठीक है। और फिबोनाची 4 के लिए हमें क्या चीज चाहिए? वी नीड द वैल्यू ऑफ फिबोनाची 3 एंड द वैल्यू ऑफ फिबोनाची 2। और फिबोनाची 3 के लिए हमें क्या चीज चाहिए? फिबोनाची 2 और फिबोनाची 1 की वैल्यू चाहिए। और फिबोनाची 2 के लिए हमें फिबोनाची 1 और फिबोनाची 0 की वैल्यू चाहिए। और इसी तरह हमारे पास फिबोनाची 2 के लिए हमारे पास फिबोनाची 1 और फिबोनाची 0 की वैल्यू चाहिए। और इसी तरह हमारे पास ये चीज यहां पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक चीज नोट कर रहे हैं बेसिकली, और वो हमारे पास ये है कि हमारे पास बहुत सारे पोर्शन जो हैं, जो चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो बेसिकली हम दोबारा से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को अगर हम किसी तरह कम कर सकें, किसी तरह इसको कम कर सकें, तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी हेल्प होगी, ठीक है। हम ऑलरेडी एरेस के बारे में हम लोगों ने बात की है पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर, और इसके अंदर हम यहाँ पर अगर हम लेट से एक एरे डिफाइन कर लें जिसका कुछ साइज हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास उतने एलिमेंट्स हों जितना बेसिकली हम अपना फिबोनाची कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम इनिशियलाइज कर लें 0 से, और जैसे ही हम लेट से फिब 2 जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिकली हम उसकी सेकंड एंट्री को हम इससे इनिशियलाइज कर लें। फिब 3 को हम कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम उसकी थर्ड एंट्री को हम इससे इनिशियलाइज कर लें। फिब 4 को कैलकुलेट करते हैं तो इससे इनिशियलाइज कर लें। और बेसिकली जब अगर फिब 5 को करते हैं तो हम इससे इनिशियलाइज कर लें, इससे बड़े फिबोनाची नंबर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब उससे होगा ये, क्योंकि हम फिबोनाची 2 जो है ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, उसकी जो एंट्री है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया था, अब वो बेसिकली 0 तो नहीं होगी। तो बेसिकली जब यहां पर हम फिबोनाची 2 की वैल्यू को हम चाहेंगे कि वो हमें मिल जाए, तो हमें बेसिकली ये वाला पोर्शन रिकर्शन में नहीं जाना पड़ेगा आगे। और इसी तरह जब हम इस वाले पोर्शन के ऊपर आएंगे तो फिबोनाची 3 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास हेल्पिंग एरे है उसके अंदर जो एंट्री होगी इट विल बी ऑलरेडी कैलकुलेटेड एंड इट विल ऑलरेडी बी नॉन जीरो, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाली जो पोर्शन है ये हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, और इस तरह जो है हमारे पास ये एल्गोरिथम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस का एल्गोरिथम है, कोड है विद हेल्पिंग एरे। इसके अंदर हमारे पास उसी तरह हमारे पास फंक्शन है, इसका रिटर्न आर्ग्यूमेंट हमारे पास अनसाइंड इंट है, ठीक है ना। रिटर्न टाइप बेसिकली अनसाइंड इंट है। हमारे पास इनपुट n है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास हेल्पिंग एरे बेसिकली हम पास कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, ठीक है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ये हमारे पास बेस केस है कि अगर हमारे पास n जो है वो लेस देन 2 है, वी सिंपली रिटर्न द वैल्यू ऑफ n।
और अगर जो है हमारे पास हेल्पिंग n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो हम बजाय इसके कि फर्दर रिकर्जन के अंदर जाएं हम सिंपली हेल्पिंग एरे की nth वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे पास हेल्पिंग एरे की एंट्री जो है वो अभी नहीं पॉपुलेट हुई प्रॉपर वैल्यू से, ठीक है, तो बेसिकली हम उसे कैलकुलेट करते हैं और जब हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम उसकी वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस का सी कोड है यूजिंग हेल्पिंग एरे। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली हमारे पास इसका फायदा ये हुआ है कि हमारे पास हमें एक दफा हमने डीप जाके तमाम छोटी वैल्यूज को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो दोबारा बेसिकली हमें यहाँ पर दोबारा जो है फिब 2 के लिए दोबारा से डीप नहीं जाना पड़ा। फिब 3 के लिए बेसिकली हमें फिब 1 और फिब 2 दोबारा बेसिकली जाना पड़ता, अब बेसिकली हमें नहीं जाना पड़ा। ठीक है, तो बेसिकली ये वाला जो एल्गोरिदम है इट इज फास्टर एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, फिर आगे हम बात कर लेते हैं प्रिंटिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर की। ठीक है, ये बेसिकली आप इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को आपने डीएलडी के कोर्स में आपने बहुत दफा इसको किया होगा। ठीक है, हमने बेसिकली क्या करना होता है जो भी हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, अनसाइंड लेट से हम बात कर रहे हैं, तो हम उसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन मल्टीपल रिपीटिंग डिवीजन से। तो बेसिकली हम मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली डिवाइड करते हैं अपने अनसाइंड नंबर को 2 से और उसका कोशेंट और उसका रिमाइंडर बेसिकली रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है जो रिमाइंडर डिजिट है बेसिकली जो कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस हैं, they basically form the binary equivalent in the least significant to the most significant digit sequence. ठीक है, तो basically we have to write this particular number as a binary representation. तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो हमने काम करना है किसी भी एल्गोरिदम को उसके कोड में रिप्रेजेंट करने के लिए we have to work out that, but we have to work out some example. तो हम एक सिंपल सा एक नंबर लेते हैं अनसाइंड नंबर और उसको बेसिकली 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कोशेंट है वो 12 आ रहा है और बेसिकली हमारे पास जो रिमाइंडर है बेसिकली 1 आ रहा है। ठीक है, उसको हमने यहाँ नोट कर लिया। फिर हमने 12 को दोबारा से 2 से डिवाइड किया, हमारे पास कोशेंट जो है बेसिकली 6 आ रहा है, रिमाइंडर इज 0। फिर हमने दोबारा से 6 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो बेसिकली हमारे पास कोशेंट जो है वो 3 आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है। 3 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारे पास कोशेंट जो है 1 आ रहा है, रिमाइंडर भी 1 आ रहा है। हमने 1 को दोबारा से 2 के साथ डिवाइड किया, हमारे पास कोशेंट जो है वो 0 आ रहा है और जो रिमाइंडर है बेसिकली 1 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोशेंट जो है वो 0 आ जाता है, हम बेसिकली अपने एल्गोरिदम को रोक लेते हैं। ठीक है ना, तो हम बेसिकली इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारे पास कोशेंट 0 ना आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बेस केस इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम में मौजूद है कि रिकर्जन स्टॉपर जो हमारा बेस केस है वो हमें मालूम हो गया कि जब हमारे पास जो है वो इनपुट नंबर उसका बेसिकली उसको 2 से डिवाइड करें, कोशेंट बेसिकली उसका 0 आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली वी सिंपली स्टॉप ओवर देयर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हमने लिखना कैसे है, ये हमारे पास जो है इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है ना, और ये हमारे पास जो है इसकी बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे पास सबसे आखिर में आई है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है बेसिकली हमारे पास सबसे पहले आई है। तो अगर हम प्रिंटिंग पहले करते हैं तो बेसिकली रिकर्जन यानी कि रिकर्जन में जाने से पहले करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 1 पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 0 प्रिंट होगा और सबसे आखिर में 1 1 प्रिंट होंगे। ठीक है ना, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 25।
लिहाजा हमने जो इसको लिखना शुरू करना है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में लिखना शुरू करना है। इसको हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसको हमने सबसे पहले लिखना है और इसको हमने सबसे बाद में लिखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम क्या होगा कि हमने जो भी हमारे पास इनपुट नंबर है उसको हमने डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। उसका कोशेंट और रिमाइंडर नोट करना है और जो कोशेंट आएगा उसके लिए बेसिकली हमने ये एल्गोरिथम दोबारा से एग्जीक्यूट करना है और अगर हमारे पास कोशेंट 0 है देन वी सिंपली स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज आवर रिकर्सिव एल्गोरिथम फॉर दिस प्रॉब्लम। इस एल्गोरिथम के रिकर्सिव पोर्शन और बेस केस को हम राइटिंग में देख लेते हैं। ये हमारे पास इस फंक्शन का डिक्लेरेशन है। रिटर्न टाइप हम वॉइड कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास ये इसका नाम एक पॉसिबल नाम हो सकता है। इनपुट जो है वो हमारे पास अनसाइंड इंट है, ठीक है। रिकर्सिव पोर्शन बेसिकली ये होगा कि हम जो हमारे पास इनपुट वैल्यू होगी उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास कोशेंट वैल्यू आ जाएगी और इससे बेसिकली हम दोबारा से इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकेंगे। और जो हमारे पास बेस केस है वो बेसिकली के वी हैव टू स्टॉप व्हेन इनपुट इज बेसिकली लेस देन 1, ठीक है। और इसके बाद जो है हमने डिस्प्ले क्या करना है, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आए 2 से डिवाइड करने के बाद इनपुट वैल्यू को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। इसका कोड देख देते हैं, सी कोड, और ये बेसिकली इसका सी कोड है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमारे पास जो है बेस केस है कि हम रिकर्सिव पोर्शन सिर्फ तब ही कर रहे हैं जब हमारे पास वैल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और बेसिकली प्रिंटफ को हम पहले कॉल कर लेते हैं, लेकिन इससे बेसिकली हम देखते हैं कि इसकी इस पर्टिकुलर, अगर हम लेट्स से 25 इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन में स्कैनफ के अंदर 25 एंटर करते हैं तो इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास जो प्रिंट हो रही है वो बेसिकली ये है। उसकी वजह ये है कि हम बेसिकली पहले जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, इसके रिमाइंडर की वैल्यू हम पहले प्रिंट कर रहे हैं रिकर्जन में जाने से पहले, और उसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट की थी दैट वाज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो बेसिकली पहले प्रिंट हो रही है, और जो वैल्यू हम सबसे आखिर में कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो बेसिकली सबसे आखिर में प्रिंट होगी। अगर हम इसका ऑर्डर जो है वो बदल देते हैं, ठीक है, तो मे बी जो है वो हमारे पास ठीक वैल्यू लेट से प्रिंट हो सके, और वो बेसिकली हमारे पास ऐसे है कि अब जो है हमारे पास जो इवन के हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे पहले कैलकुलेट हो रही है, लेकिन क्योंकि सबसे पहली जो प्रिंटिंग होगी वो बेसिकली हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो प्रिंट होगी सबसे पहले, तो इसलिए ये हम, और सबसे आखिर में जो चीज प्रिंट होगी वो बेसिकली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो होगी प्रिंट। तो इसलिए ये वाली जो चीज है यहाँ पर सबसे जो आंसर जो बेसिकली लिखा जा रहा है बिट कॉम्बिनेशन, बेसिकली हमें ठीक नजर आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह जो है हम यहाँ पर इस का कोड बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम स्टैक पे देख लेते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। जो हमारे पास मेन है, मेन फंक्शन है, वो बेसिकली जो नंबर की वैल्यू 25 बेसिकली एंटर करेगा। ये बेसिकली प्रिंट बिन को कॉल करेगा। जब प्रिंट बिन को कॉल करेगा तो बेसिकली स्टैक के ऊपर वो उस जगह का एड्रेस बेसिकली देगा जहां पर प्रिंट बिन ने वापस आना है, ठीक है। और ये बेसिकली प्रिंट बिन पैरामीटर 25 बेसिकली कॉल होगा, तो उसका एड्रेस बेसिकली यहाँ पर स्टोर होगा, और जो वैल इज इक्वल टू 25 बेसिकली स्टोर होगा। फिर ये वाला जो फंक्शन है प्रिंट बिन 25, ये बेसिकली कॉल करेगा प्रिंट बिन 12 को, ठीक है। अपना यहाँ पर वो एड्रेस दे देगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को कि इस एड्रेस के ऊपर वापस आना है, ठीक है। और उसके बाद जो है
ये उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर लेगा। ये वाला जो फंक्शन printBin12 है ये कॉल करेगा printBin6 को और अपना एड्रेस देगा और इसका पैरामीटर सेट करेगा और कंट्रोल जो है वो उस अगले वाले printBin को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, फिर ये वाला फंक्शन कॉल करेगा printBin3 को और उसके बाद जो है अपना एड्रेस देगा और उसका पैरामीटर सेट करेगा। इसी तरह फिर आगे printBin1 को कॉल किया जाएगा और ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे पास बेस केस है लिहाजा ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिटर्न कर देगा। लेकिन रिटर्न करने से पहले बेसिकली यहाँ पर हम उसको उसका रिमाइंडर जो है वो प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 को डिवाइड बाय 2 का रिमाइंडर दोबारा से यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद ये जो अगला वाला जो पिछला वाला फंक्शन है वो बेसिकली 6 रिमाइंडर 2 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और रिटर्न कर देगा फंक्शन। फिर जो हमारे पास printBin12 है वो बेसिकली 12 रिमाइंडर 2 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और रिटर्न कर देगा। और आखिर में हमारे पास जो printBin25 है वो बेसिकली जो है 25 रिमाइंडर 2 की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा और वापस बेसिकली हमारे पास पिछला जो फंक्शन है मेन फंक्शन उसके अंदर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये हमारे पास सही तौर पे जो हमारे पास अनसाइंड नंबर है बाइनरी उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रिंट हो सकेगी। ठीक है, रिकर्सिव एल्गोरिथम के जरिए। आगे हम देख लेते हैं एक इंटरेस्टिंग किस्म की गेम। ये बेसिकली गेम टावर ऑफ हेनॉय कहलाती है। इसके अंदर जो है हम ये टावर ऑफ हेनॉय इज बेसिकली अ पजल मेड अप ऑफ 3 वर्टिकल pegs and several discs that slide on the pegs। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन pegs हैं इसके अंदर और मुख्तलिफ डिस्क्स हैं जो कि बेसिकली इसके अंदर हम स्लाइड कर सकते हैं इन pegs के अंदर। ठीक है, और बेसिकली क्या रूल्स हैं? The discs are of varying size, initially placed on one peg with the largest disk on the bottom with increasingly smaller ones on the top। ठीक है, जो सबसे नीचे हमारे पास जो पैग होगा वो बेसिकली सबसे लार्जेस्ट होगा और जो सबसे ऊपर जो हमारे पास जो डिस्क है पैग के अंदर वो बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो तमाम के तमाम डिस्क शुरू में एक तरफ हमारे पास होंगे और उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि हमने तमाम डिस्क को बेसिकली मूव करना है स्टार्टिंग पैग से एंडिंग पैग की तरफ। ठीक है, और जो हमारे पास जो तीसरा वाला जो पैग है इसको बेसिकली हम हेल्पिंग पैग भी कह सकते हैं। इसके अंदर भी डिस्क हम बेसिकली रख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन मूव ओनली वन डिस्क एट अ टाइम। ठीक है, वी कैन नॉट मूव अ लार्जर डिस्क ऑन टॉप ऑफ अ स्मॉलर वन। ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आगे क्या है कि वी कैन कॉल द ओरिजिनल एंड डेस्टिनेशन पैग्स एज द स्टार्ट एंड एंड पैग। ठीक है, whereas the third one जो कि फिलहाल हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं सेंटर वन, दिस वन इज टर्म्ड एज द हेल्पर पैग। ठीक है, तो टावर ऑफ हेनॉय पजल की ऑनलाइन वर्जन हमारे पास मुख्तलिफ वेबसाइटों पे हमें मिल सकते हैं। तो ये उनमें से एक वेबसाइट है। इसको बेसिकली हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास वन डिस्क की एग्जांपल है। इसको बेसिकली हमने जो हमारे पास स्टार्ट पैग है उससे बेसिकली हमने फिनिश पैग पे रखना है और इसको बेसिकली हम सिंपली माउस के थ्रू इसको मूव कर सकते हैं और ये पजल बेसिकली हमने सिंपली एक ही ट्राई के अंदर मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है हम 2 pegs की गेम को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा ये इसकी डिफिकल्टी जो है वो ज्यादा है
इसके अंदर जो हमारे पास जो नीचे वाला पैग है वो बड़ा है और जो ऊपर वाला पैग बेसिकली छोटा है। इसके अंदर हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले जो है ऊपर वाला पैग जो है, अगर हम इसको अगर हम लेट्स से फ्री फिनिश पे रख देते हैं, ठीक है, तो हमें नीचे वाले पैग को पहले फ्री पार्किंग पे रखना पड़ेगा और फिर लेकिन फिनिश पे तो जगह खाली नहीं होगी। लिहाजा इसका बेहतर जो तरीका जो समझ में आ रहा है कि हम इसको जो ऊपर वाला जो पैग है इसको बेसिकली फ्री पार्किंग पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो नीचे वाला जो पैग है, नीचे वाली जो डिस्क है बेसिकली उसको हम जो एंड पैग है उसके ऊपर रखें और अब जो है हम जो हमारे पास ये ऊपर वाली जो डिस्क है इसको हम फिनिश के ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर 3 मूव्स इसके लिए लगी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज हमने नोट की कि हमें जो नीचे वाला जो पैग है बेसिकली उसको हमने फिनिश के ऊपर पहुंचाना है और उसके लिए हमारे पास जो उससे ऊपर वाला जो पैग उससे ऊपर वाला जो डिस्क था बेसिकली उसको हमने जो हेल्पिंग पैग के ऊपर रखा था, ठीक है। तो ये चीज हमने नोट कर ली और हमारे पास जो पजल जो बेसिकली कंप्लीट हुआ है वो 3 मूव्स में हुआ है, ठीक है। लेवल 3 को देख लेते हैं। 3 डिस्क के जो हमारे पास हो सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 पैग्स हैं, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको मुकम्मल करें। तो इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जल्दी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज हम नोट कर रहे हैं कि जो नीचे वाला जो पैग है वो बेसिकली वो हम फ्री पार्किंग में मूव कर सकते हैं, तो बेसिकली इसको उठा के वापस लेकर आना पड़ेगा। तो ये इन मूव्स का बेसिकली कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको हम लेट्स से दोबारा से इसको रीसेट कर लेते हैं। तो इसको हम इसको बेसिकली हम लेट्स से उठा के यहाँ पे रखते हैं, इसको बेसिकली उठा के हम यहाँ पे रखते हैं, फिर इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब हमने ये तमाम के तमाम जो पैग्स थे, पहली वाली जो सबसे नीचे वाले पैग के अलावा जितने भी डिस्क्स थे बेसिकली जितने भी डिस्क्स थे उनको हमने उठा के हेल्पिंग पैग के ऊपर रख दिया, ठीक है। अब बेसिकली जो सबसे नीचे वाला जो पैग है वो आजाद है कि हम उसको उठा के फिनिश पैग के ऊपर रख सकें, ठीक है। अब जो है हम इससे ये वाला जो पैग है बेसिकली यहां पर उठा के रख सकते हैं और फिर इसको हम फिनिश के ऊपर रख सकते हैं और ये बेसिकली हमारे पास 7 मूव्स के अंदर मुकम्मल हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास 3 डिस्क का गेम है तो उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने बेसिकली जो हमारे पास 2 ऊपर वाले जो डिस्क हैं उसको हमने हेल्पिंग स्टार्ट से बेसिकली हेल्पिंग पैग में मूव करना है, ठीक है। पहला हमने क्या करना है, अगर हमारे पास 3 डिस्क का गेम है तो जो हमारे पास 2 ऊपर वाले जो पैग हैं उसको हमने स्टार्ट से हेल्पिंग में मूव करना है और उसके बाद जो हमारे पास सबसे नीचे वाला एक जो डिस्क है उसको हमने स्टार्ट से एंड पैग के अंदर मूव करना है और उसके बाद जो हमारे पास जो दो डिस्क बेसिकली जो हेल्पिंग के अंदर रखे हुए थे वो बेसिकली हमने उनको मूव कर देना है वापस एंड पैग के ऊपर, ठीक है। इसी बात को हम जनरलाइज करके कह देते हैं कि हमने हमारे पास एन डिस्क का गेम है तो हमने n-1 डिस्क को स्टार्ट पैग से हमने मूव करना है हेल्पिंग पैग के अंदर और उसके बाद जो हमारे पास सबसे नीचे वाली जो डिस्क होगी उसको हम मूव करेंगे फ्रॉम स्टार्ट पैग टू एंड पैग और वो जो हमारे पास n-1 डिस्क जो हैं जो कि हेल्पिंग पैग के ऊपर हैं उसको बेसिकली हमने मूव करना है जो एंड पैग है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो दफा हम एक दफा पहले हम कॉल कर रहे हैं रिकर्जन और एक दफा हम बाद में हम रिकर्जन कॉल कर रहे हैं और जो बीच के अंदर हम सिंपली एक ही
जो है वो हमारे पास मूव है। ऑब्वियसली इसके अंदर बेस केस क्या हो सकता है? बेस केस ये है कि अगर हमारे पास किसी पैक के अंदर डिस्क मौजूद नहीं है, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो इस चीज को हम राइटिंग में देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास रिकर्सिव टावर ऑफ एनाइक का एल्गोरिथम होगा। हम बेसिकली वी वांट टू मूव डिस्क from start peg to end peg using helper peg as helper. ठीक है, this is what it basically states. ये the start it should also have been colored red, but लेकिन it is easy to understand. ठीक है, तो बेसिकली हमारा एल्गोरिथम क्या होगा? रिकर्सिव पोर्शन बेसिकली क्या होगा कि वी हैव टू मूव n डिस्क -1 डिस्क फ्रॉम स्टार्ट टू हेल्पर। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी वहां पे कि हमने जो हमारे पास सबसे नीचे वाली डिस्क के ऊपर वाली तमाम डिस्क बेसिकली हमने उनको मूव करना है स्टार्ट से हेल्पर के ऊपर। ठीक है, ऑब्वियसली हम जो एंड वाला पैग है बेसिकली उसको हम यूज कर सकते हैं एज एन ऑक्सिलरी, एज एन हेल्पर। ठीक है, और जो हमारे पास सिंगल मूव है बेसिकली वो बेसिकली ये है कि वी हैव टू मूव, जो हमारे पास एक ही डिस्क रह गई है उसको हमने मूव कर देना है स्टार्ट से एंड की तरफ। अब बेसिकली हमारे पास जो D-1 डिस्क हेल्पर के ऊपर मौजूद हैं उसको हमने एंड के ऊपर मूव कर देना है यूजिंग द स्टार्ट पैग एज हेल्पर। ठीक है, और ऑब्वियसली व्हाट इज आवर बेस केस? Our base case is that we are only going to do recursion if the number of disk इस particular जो disk parameter की value है if it is greater than 1, फिर जो है वो हम recursion करेंगे, वरना basically नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास basically हमारा एल्गोरिथम है। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम है और इसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि if disk is greater than 0, ठीक है, तो बेसिकली हमने मूव करनी है डिस्क -1 डिस्क from start to helper using end as the actual helper। ठीक है, और उसके बाद हमने बेसिकली 1 डिस्क मूव कर देनी है from start to end। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली उसको हमने मूव कर देना है from start to end। ठीक है, और आखिर में हमारे पास बेसिकली हमने मूव करना है डिस्क -1 डिस्क फ्रॉम हेल्पर के अंदर बेसिकली हेल्पर पैग में वो मौजूद हैं, उनको हमने एंड पैग के ऊपर लेकर आना है एंड वी कैन यूज द स्टार्ट पैग एज द हेल्पर। तो बेसिकली ये हमारे पास इसका रिकर्सिव कोड हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास जो है बेस केस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमने हमारा बेसिकली जो टेक्निक है टू कन्वर्ट द कोड इनटू रिकर्सिव, वी डिवाइड द एल्गोरिथम इनटू स्मॉलर सिंपलर सेम एल्गोरिथम, वी डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सिंपलर सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो है ये पूरा एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। ये बेसिकली हमारे पास द मेन फंक्शन गेट्स द नंबर ऑफ डिस्क्स एंड इन्वोक्स द मूव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारे पास जो है ये एक्चुअल उसका मूव फंक्शन है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारे पास द फर्स्ट मूव ऑल बट 1 डिस्क टू द टेम्परेरी पैग। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक्चुअल मूव करनी है। ठीक है, और फिर आखिर में जो हमारे पास n-1 जो डिस्क्स हैं जो कि हमारे पास हेल्पर पैग के ऊपर मौजूद हैं, टेम्परेरी पैग के ऊपर मौजूद हैं, उनको हमने एंड पैग के ऊपर पहुंचा देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज है हमारे पास। इसके अंदर हम 2 दफा रिकर्जन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद डिस्क इक्वल टू 2। ये हमारे पास मेन फंक्शन है बेसिकली। ये हमारे पास लेट्स से स्टेट है अभी
और इसके अंदर हम दो डिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन फंक्शन बेसिकली कॉल करेगा कि ऑब्वियसली यहाँ पर सबसे पहले वो रिटर्न एड्रेस देगा, आई मीन मूव को कॉल करने के लिए पहले रिटर्न एड्रेस देगा। s विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, s विल बी इक्वल टू 1, e विल बी इक्वल टू 3 एंड h इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर और फिर ये वाला जो हमारे पास मूव का फंक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली कॉल करेगा एक और मूव के फंक्शन को, यानी कि हमने डिस्क -1 डिस्क मूव करनी है फ्रॉम स्टार्ट टू हेल्पर यूजिंग एंड एज द हेल्पर, ठीक है। उसके लिए ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास रिटर्न एड्रेस आ जाएगा, डिस्क विल बी इक्वल टू डिस्क -1 विच बेसिकली इज इक्वल टू 1, ठीक है। हमने मूव करनी है हमने मूव करनी है डिस्क फ्रॉम स्टार्ट which was basically equal to 1 to 2, ठीक है ना, वे using basically 3 as a helper, ठीक है। अब बेसिकली ये जो है ये वाला फंक्शन हमारे पास दोबारा से आगे कॉल करेगा कि लेकिन क्योंकि डिस्क इज इक्वल टू 0 है तो वो सिंपली रिटर्न हो जाएगा। तो अब जो है बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है वो हम एक्चुअल मूविंग करेंगे। हम पेग 1 से डिस्क को उठा के पेग 2 के अंदर, जो हमारे पास ऊपर वाली जो डिस्क है उसको पेग 1 से उठा के पेग 2 के अंदर रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम दोबारा से बेसिकली कॉल करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो दफा हमने रिकर्सिव कॉल करनी होती है, लेकिन डिस्क जो है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 है तो बेसिकली हम डिस्क 0 के लिए कॉल करेंगे और वो बेसिकली सिंपली रिटर्न कर देगा। और फिर हम जब वो रिटर्न करेगा तो उसके बाद हम ये वाला जो है फंक्शन वो भी हम रिटर्न कर देंगे। अब यहां पर हमने आगे बेसिकली सिंगल मूव करनी है और वो बेसिकली हमने मूव करना है एक डिस्क जो कि हमारे पास स्टार्ट के ऊपर है, उसको हमने मूव करना है, जो कि हमारे पास पेग 1 है उसको हमने मूव करना है पेग एंड के ऊपर, जो कि बेसिकली पेग 3 है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर भी उसके बाद ये वाला हम एक दफा कर चुके हुए हैं, एक रिकर्सिव मूव कर चुके हुए हैं, उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डू दैट, पेग 1 से उठा के डिस्क जो है पेग 3 में कर देंगे और बेसिकली दोबारा से बेसिकली इसको हम देखें तो अगला वाला जो है रिकर्सिव मूव बेसिकली दोबारा से हम करेंगे। अब जो हमारे पास हेल्पिंग पैग के ऊपर जो डिस्क पड़ी हुई है उसको उठा के हमने एंड पैग पे रखना है यूजिंग द स्टार्ट पैग एज अ हेल्पर, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसको कॉल किया, जो हेल्पिंग पैग है वो अब हमारा स्टार्ट पैग है, ठीक है। और जो हमारे पास जो एंडिंग पैग है वो हमारा एंडिंग पैग है और जो हमारा स्टार्ट पैग है वो हमारा हेल्पिंग पैग है, ठीक है। अब डिस्क 1 है, डिस्क की वैल्यू 1 है, लिहाजा जब ये दोबारा हम शुरू में रिकर्सिव पोर्शन कॉल करेंगे तो वो बेसिकली बेस केस की वजह से वापस आ जाएगा। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम वो एक्चुअल मूव करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की बेसिकली यानी कि एक सिंगल मूव है जिसमें जहाँ पर हम स्टार्ट से एंड में मूव करते हैं और स्टार्ट हमारे पास 2 था और एंड हमारे पास 3 था। तो बेसिकली हम मूव करेंगे जो डिस्क को 1 डिस्क को पैग 2 से पैग 3 की तरफ, ठीक है। और ये फंक्शन बेसिकली दोबारा से रिकर्सिवली कॉल करेगा, लेकिन डिस्क क्योंकि 0 है लिहाजा ये रिटर्न करेगा फंक्शन, और क्योंकि ये वाले दोनों इसकी रिकर्सिव कॉल मुकम्मल हो चुकी हुई है तो ये भी बेसिकली रिटर्न करेगा। और जो हमारे पास अगला जो फंक्शन है उसकी भी तमाम रिकर्सिव कॉल्स मुकम्मल हो चुकी हुई हैं, तो ये भी बेसिकली जो हमारे पास मेन फंक्शन है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास मेन में हम आ चुके हुए हैं और हमारे पास जो डिस्क्स हैं वो स्टार्ट पैग से एंड पैग के ऊपर आ चुकी हुई हैं और हमें जो नंबर ऑफ मूव्स लगी हैं बेसिकली वो 3 है, ठीक है।
तो इसका कोड बेसिकली हम कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। राइट, तो बेसिकली ये हमारे पास कोड है जो कि हमने कोड ब्लॉक्स में खोल लिया है। इसमें ये हमारे पास रिकर्सिव पोर्शन, हमारे पास मेन फंक्शन है, ठीक है। हम यूजर से बेसिकली नंबर ऑफ डिस्क्स जो है वो मांग सकते हैं। ये हमारे पास जो है उसका मेन फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारे पास उसका रिकर्सिव पोर्शन है, ठीक है। ये मूव का फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्क्स बेसिकली लेट्स डू 4, ठीक है। और ये बेसिकली इसने हमें ये मूव्स दिए। ओके, अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास गेम है ये उसको हम प्ले करें यूजिंग जो हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन हमने कोड ब्लॉक के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए जो हमने कैलकुलेट की है, इसको हम यूज करते हुए ये गेम प्ले करें। तो सबसे पहले हमने सबसे ऊपर वाले पैक को मूव करना है सबसे ऊपर वाले डिस्क को मूव करना है फ्रॉम पैक 1 टू पैक 2, ठीक है। फिर हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 1 टू पैग 3, ठीक है। फिर हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 2 टू पैग 3, ठीक है। फिर हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 1 टू पैग 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 3 टू पैग 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो नीचे वाली डिस्क है वो बड़ी है और ऊपर वाली डिस्क छोटी है, तो बेसिकली इट्स अ लीगल मूव। उसके बाद जो है हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 3 टू पैग 2, और उसके बाद जो है हमने मूव करना है फ्रॉम पैग 1 टू पैग 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास 4 डिस्क का एक गेम था, तो डिस्क -1 डिस्क हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हुई है। अब जो है हम बेसिकली मूव करेंगे फ्रॉम पैग 1 टू पैग 3, ठीक है। और अब बेसिकली ये वाली जो डिस्क्स हैं हमने इसको वापस इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास हम मूव करेंगे फ्रॉम पैग 2 टू पैग 3, फिर पैग 2 टू पैग 1, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम मूव करेंगे फ्रॉम पैग 3 से लेकर पैग 1, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास इस डिस्क को मूव करेंगे फ्रॉम पैग 2 टू पैग 3, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम मूव करेंगे फ्रॉम पैग 1 पैग 2, इसको हम मूव करेंगे इस पैग 1 से पैग 3 पर, और इसको बेसिकली हम मूव करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो गेम है हमारे पास 4 डेज की गेम हमारे पास 15 मूव्स में कंप्लीट हुई थी। अगर आप लोगों को याद हो तो बेसिकली हमारे पास जो 3 डिस्क की जो गेम है वो बेसिकली हमारे पास 7 मूव में कंप्लीट हुई थी, और जो पैग 2 की जो गेम है वो हमारे पास 3 मूव्स में कंप्लीट हुई थी। और ऑब्वियसली एक डिस्क की जो गेम है बेसिकली वो हमारे पास एक ही मूव में कंप्लीट हुई थी। तो अगर हम इसी तरह देखें तो जो हमारे पास 5 डिस्क की जो गेम होगी वो हमारे पास मिनिमम बेसिकली हमारे पास 31 मूव्स बेसिकली लेगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास m डिस्क हैं तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ मूव्स मिनिमम मूव्स रिक्वायर्ड हैं वो बेसिकली हमारे पास हैं 2m-1,